गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुमन हिंदी क्लासेस में। ठीक है। सो जो सीरीज़ हमने चालू की है तो उसके तहत आज हम सेट 2 करेंगे। कौन सा? 20 नवंबर की शिफ्ट सेकंड का। ठीक है। और ये हम लोग जो सीरीज़ मैंने चालू की है मिशन वर्दी, उसके तहत करेंगे। ठीक है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करो। ठीक है। अभी कल मैंने आपको पहला वीडियो प्रोवाइड किया था, आज दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जब पहला वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। राइट। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको मतलब क्वेश्चन कराऊंगा, इम्प्रेस करूंगा और चला जाऊंगा। नहीं, मैं उसके बाद स्लोली एंड स्टीडली उस प्रोसेस को इन्वॉल्व करूंगा, मतलब कि मैं कैसे करता हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए आप जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर उसके दूसरे, तो ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट मैं कवर करता जाऊंगा। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है। और उसके साथ जो मतलब प्रोसेस है, जो इम्प्रूवमेंट है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे करिए, आपका टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन सेव होगी। राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट एक दिन में ही मैं चूज कर पाऊंगा। ठीक है। सो आज जैसे मैंने कल ऐसा सीआई का कॉन्सेप्ट पिक किया था कि सीआई को मैं ऐसे कर देता हूँ, तो मैं उसको आपको एक हल्का सा व्यू दे दूंगा, दिखा दूंगा कि देखो ऐसे करते हैं। फिर उसका आप किसी दिन ब्रॉडर व्यू देख लेंगे। ठीक है। और आज मैंने डीआई के क्वेश्चन हटा दिए हैं। दरअसल क्या है कि 4 या 5 क्वेश्चन आप डीआई के करते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या है कि एक साथ डीआई के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब आपको एग्जाम देना हो तो बच्चा डीआई बहुत इग्नोर करता है, उसको डर भी बना रहता है। तो एक साथ आप वो 2 वीडियो देख लोगे ना, तो आपको डीआई का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वो मैं एक साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने इस बात को सोचा तो मैंने कहा उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा और लास्ट मोमेंट में बच्चा कर लेगा तो उसका डर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए। एक सेकेंड। ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है। सो एक ब्रैकेट ये गिवन है, दूसरा ब्रैकेट ये गिवन है। तो ये डिवाइड में है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 इंटू रूट के अंदर 23 है, तो 23 को हम बाहर, रूट के अंदर मतलब 529 है, तो उसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। और डिवाइड में है 2, पूरे का है स्क्वायर। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर का डिवाइड होगा तो यानी कि 23 इंटू 23। राइट। 23 से 23 गया। अब क्या बचा? 18 और 18, 18 का स्क्वायर। ठीक है। 324 नहीं भी आता है इनकेस आपको, तो आप देखिए कि 8 8 64, एक ही में यूनिट डिजिट है। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? मनोज और नवीन ने 5-6 के अनुपात में एक राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। तो दो लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की। शेखर, ये शेखर होगा, शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि, नवीन के बराबर की राशि, यानी कि नवीन कितनी लगा रहा है? 6, 6 राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच का लाभ का अनुपात, यानी लाभ किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कल मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति एक पैसा लगाता है, ठीक है, मनी, और जितने टाइम पीरियड के लिए लगाता है वह उसी का जो रेशियो कन्वर्ट होता है वही आपके प्रॉफिट शेयरिंग का मेथड बन जाता है। तो यहां पर कितने लोग हैं? यहां पर है मनोज, नवीन और शेखर। ठीक है। मनोज ने कितना लगाया? 5। इसने कितना लगाया? 6। इसने कितना लगाया? तो दिया था नवीन के समान राशि, नवीन ने 6 लगाया तो इसने भी 6 लगाया। अब ये बोल रहा है कि कितने? 1 वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल की लिमिट है सिर्फ टाइम की। तो ये 12 महीने के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ आए थे 12 महीने के लिए, और ये आया था 6 महीने बाद। ठीक है। शेखर 6 माह के बाद, तो यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए ये रुका। अब इसमें से हम काट पीट के जो भी आएगा रेशियो वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हो जाएगा। 12 12, ये 36 हो जाएगा, तो 36 को मैं 12 से काट रहा हूं, तो 12 3 36। ठीक है। बस ये रेशियो हो गया आपका आंसर, 5 6 3। समझ में आ गई बात? 5 6 3 इज योर आंसर। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है और पाई बराबर इतना लेना है। अब गोले का आपको पता है, चाहे आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, दोनों क्या होता है? सेम ही होता है, 4 पाई r²। तो ये क्या हो जाएगा? गोले का, स्फीयर का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग समझ जाओगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r²। 4 पाई r², तो 4 आ जाएगा। ठीक है।
पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। कल मैंने बोला था कि सिर्फ इसी चीज को ध्यान रखना होता है कि पाई की वैल्यू क्या दे रहा है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 140 इंटू 140। ठीक है, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि मैं मतलब जैसे यूट्यूब में देखा है ना आपने कि सीधे मल्टीप्लाई बड़ा आता है तो सीधे ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं आपको एक्चुअली में दिखा रहा हूं कि पेपर में आप ऐसे अटेम्प्ट करो, इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें। चलो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14। अब देखो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 88। 88 से 2 का गुणा करके यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 17, 17 और 60। 17 और 60 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 14 छक 84, 84 का 8, 4 सत्ते 98, 98 8 16, 106, 8 8 16 मतलब 106, और 14 कम 14, 14 और 10 24, 2464 इज योर आंसर। राइट, क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इस एक्स से वाई तक 132 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। एक्स से वाई एक डिस्टेंस है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये कितना 132 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से यात्रा करता है। ठीक है, और 180 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी के लिए हम माइनस साइन यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, कि 180 मिनट ये मिनट है। ठीक है, देरी से पहुंचता है कहां पर, वाई पर। एक्स से चलता है 132 की स्पीड से और वाई पर 180 मिनट देरी से पहुंचता है। इसके बाद 143 की स्पीड से, 143 की स्पीड से चलता है और 180 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो जल्दी पहुंचने के लिए कि मतलब 180 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास, यानी पहले पहुंच गया है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग एक आपको टाइम, जब एजेस करते हो आप, एजेस, तो एज में आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि प्रेजेंट का टाइम है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय से, तो वर्तमान समय से 5 साल पहले, 5 साल पहले, और वर्तमान समय से 5 साल बाद। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप क्या देखते हो कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 10 साल का आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, राइट। अगर ऐसे ही आप समझो कि यहां पर ये जो टाइम है इस टाइम पर पहुंचना था और कोई व्यक्ति उससे एक बार 5 मिनट पहले, दूसरी बार 5 मिनट बाद पहुंचता है, तो दोनों के बीच में गैप कितना आ जाएगा, 10 मिनट का। सेम चीज यहां पर बस यूनिट बड़ी कर दी, 180 मिनट पहले बाद में पहुंचता है, 180 मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों टाइम के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, मतलब उनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 360 मिनट का डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा टाइम के सेंस में, मतलब दूरी के सेंस में नहीं, टाइम के सेंस में, कि टोटल 180 मिनट, 180 मिनट, 180 मिनट पहले, 180 मिनट बाद में, तो टोटल कितना टाइम का गैप क्रिएट हो गया, 360 मिनट का। अब इस क्वेश्चन को कैसे, सेम वही जैसे मैंने कल बताया था। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फार्मूले पर आपको बेस नहीं करूंगा। ठीक है, स्पीड, स्पीड का हम क्या कहते हैं वो लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस, और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी, एक बार 132 से जा रहा है, एक बार 143 से जा रहा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कि 132 किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, तो मैं आपको बता दूं अभी जो एग्जाम में मतलब ट्रेंड चल रहा है उसमें 11 से, 13 से, 17 से, इन 3 नंबर का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर आपका नंबर ना कट रहा हो तो आप उसको सही से एक बार 11 या 13 या 17 में से किसी एक से डिवाइड करके देख लो, पक्का कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है, ये 11 से, ये किसका मल्टीप्लाई है, 11 इंटू 12, ये किसका है, 11 इंटू 13। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 इंटू 12 इंटू 13, ये आ गया। इसको एज इट इज रखेंगे, आप जानते हैं। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 132 यानी 11 इंटू 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 143 यानी 11 इंटू 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे गैप कितना आ रहा है, यहां से गैप कितना आ रहा है, 1 घंटे का। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 1 घंटे का, लेकिन इन्होंने कितना गैप दे रखा है, ये 360 मिनट का दे रखा है, 360 मिनट का। ठीक है, इसको हम घंटे में बदल लेंगे क्योंकि ये घंटे में 60 से डिवाइड कर देंगे, 0.6, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है, यानी रियलिटी में आंसर चाहिए तो डिस्टेंस कितनी होगी, 6 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 गुना। अब मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लगभग लास्ट के 2 डिजिट तो समान ही है, तो पूरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो अब 11 इंटू 13, ये रखा ही 143, तो 143 इंटू 12 इंटू 6, 12 से कराएंगे, 12 3 36, 12 चौको 48, 48 3 51, यानी 5, 12 के हम 12, 12 5 17। ठीक है, 6 से कराएंगे तो देखो मैं इसमें 2 2 का करा दूंगा, 16 छक्का 96 और 17 छक्का 102,
ये आंसर हो गया। समझ में आया? देखो जब कैरी नहीं होता है, या फिर इस चीज को मतलब आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन। इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं सीआई का, कि मैं सीआई को कैसे यूज करता हूं, ठीक है। सीआई, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि जैसे मान लो सपोज 1,000 रुपए हैं, कितने, 1,000 रुपए, ठीक है। इसको 10% के हिसाब से 3 साल का मुझे सीआई निकालना है। तो मैं क्या करता हूं कि इसका 10% निकाला, 10%, 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 100 बनेगा। ये आ गया 100, और 3 साल के लिए था तो इसकी मैंने 3 लेयर बना दी, 3 लेयर बना दी 100-100 की, ठीक है। फिर इसके बाद में ये पहले साल का ब्याज था, तो ये दूसरे साल जब 100 रुपए जाएगा तो इसका फिर 10% जाएगा, तो ये 10 आ गया। फिर दूसरे एक साल के बाद जब ये पैसा, इतना पैसा ये तीसरे साल जाएगा, तो केवल इतने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो ये 200, 200 का 10% फिर जाएगा तो ये 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इसका 10% जाएगा तो ये 1 रुपए हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या ऐसे सर बार बार निकालेंगे, नहीं, ये होता है, ये हमने निकाल लिया तो इनका रेशियो चलता है, वो चलता है 1:2:3, मतलब आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इसका जो रेशियो चलता है ये 1, यानी कि अगर ये 1 है तो नीचे वाला इसके 3 होगा, इसके नीचे वाला आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ये पूरा जो निकल कर आया ये इतना, ये हमारा 3 साल का सीआई निकल आया, 100, 200, 300, 331। समझ में? ये रेशियोज हैं, इस पे कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये किस रेशियो में चलेंगी, ये वो रेशियो गिवन है, ठीक है। तो ये 331 हो गया, ठीक है। इसको मैं फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम लेके, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 331 आपका सीआई आ गया। अगर आप 1,000 पर 10% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज निकालेंगे तो ये आ जाएगा। कल मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था, और ये 3 साल के डिफरेंस के लिए किया था। आप ये देखो कि ये जो होता है ये सीआई एसआई होता है, 100-100-100, ये क्या है, एसआई। 3 साल के लिए अगर 10% का आप एसआई के फॉर्म में, यानी कि साधारण ब्याज के फॉर्मेट में आप ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10% के हिसाब से कितना आ गया, 300, मतलब 30 आ जाएगा, 10 यानी 30% इसका निकालोगे 300, तो वही 100-100-100, और ये सीआई है। तो अगर आप 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालो तो पूरा हो गया सीआई, इतना हो गया एसआई, हटा दोगे तो ये डिफरेंस बचेगा 31। यही मैंने कल किया था। चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक धनराशि को 2 साल के लिए 20% ब्याज पर, 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है। प्राप्त ब्याज इतना है। तो हमें सीआई दे रखा है, तो सीआई दे रखा है तो मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल। तो मैंने क्या की, बताया था कल कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज हटाकर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5। 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 25। 25 प्रिंसिपल आ गया। अब मैं फिर वही प्रिंसिपल का कितना, 20%, 1/5, 1/5 रखूंगा, 5, 2 साल के लिए 5, इसका 1/5, 1। हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना बन रहा है, 11 रुपए। इन्होंने कितना बनाया है, 2288, कितने गुना है, 11 दूनी 22, 0, 11 88, 208। 208 यानी एक यूनिट की वैल्यू 208 है। तो बताओ 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने कहा था कल कि 25 का मल्टीप्लाई कराने के बजाय मैं क्या कर देता हूं, 100/4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 0 0, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ना समझ में आया तो आप रिपीट कर लीजिएगा। 10 आंकड़ों का औसत इतना है, इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, फिर अगले 4 का इतना है, और फिर 8वां आंकड़ा, 9वां आंकड़ा 10 कम है, और फिर ऐसा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मतलब कैलकुलेटिव होता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो थोड़ा इसको अगर क्वेश्चन आए तो इसको थोड़ा सा स्लो डाउन होके करना, ठीक है। फिर भी मैं इसकी कैलकुलेशन बहुत कम कर दूंगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर्स। देखो 10 आंकड़ों का इतना है, 56.5। इसी में से 3 आंकड़े मैंने निकाले और उनका एवरेज कितना निकाला, 50। इसी में से हमने 4 और निकाल लिए, उनका एवरेज कितना निकाला, 60। फिर इसके बाद में बच गए आपका 8वां, 9वां और 10वां आंकड़ा। ये 3 आंकड़े बच गए हैं, ठीक है। और इनके लिए उसने कंडीशन दे रखी। क्या कंडीशन दे रखी, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है। 9वें आंकड़े से ये 10 कम है, तो इसका मतलब अगर इसको x कंसीडर कर लें तो ये x + 10 हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई बात। अगला,
और 10वें आंकड़े से 6 कम है। कौन सा? आठवां। 8वां आंकड़ा 10वें आंकड़े से 6 कम है। 6 कम है तो इसको क्या कर देंगे, x+6। तो ये हो गया, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है कि ये जो 3 आंकड़े हैं, इन 3 आंकड़ों का सम यहां पर छूट रहा है, बस उसी को उठा के इसके इक्वल कराना है और बस इन सबको ऐड करके इसके इक्वल करा के x की वैल्यू निकाल देनी। x की निकालनी, क्या निकालनी? 8वां आंकड़ा। ठीक है, तो 8वां आंकड़े की वैल्यू क्या है? x। तो जो x आएगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अननोन क्वांटिटी। अब इसको डील कैसे करेंगे? आप ये चीज देखो कि जो भी, मान लो ये 56.5 एवरेज है, इस एवरेज के बराबर अगर कोई वैल्यू बाहर आएगी तो कोई फर्क पड़ेगा एवरेज पे? नहीं ना, इसकी एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर इससे कम वैल्यू लेकर आओगे तो ये बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा वैल्यू लेकर आओगे तो ये कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो अब ये चीज देखो, ये 56.5 है, ये 50 है, तो यानी कि यहां पर कुछ छोड़ के आए। कितना छोड़ कर आए? 6.5। 6.5 प्लस की वैल्यू छोड़ कर आए हो, मतलब वहां पर ये बचा रहेगा एक्स्ट्रा। तो एक व्यक्ति 6.5 छोड़कर आया, ऐसा कितने लोगों ने किया? 3 लोगों ने। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इंपैक्ट कितना आ जाएगा? 3 पचे 15 और 3 18 1 19। 19.5 प्लस की वैल्यू है। अब यही दूसरे के साथ कर लेते हैं कि दूसरे ने क्या किया। दूसरा आप देखो 56.5 है और ये 60, यानी कि ज्यादा लेकर आया है, मतलब यहां पर कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, बस वही देख लेते हैं। तो एक पर्सन पर कितना कम हो रहा है? 60 में से 56.5 घटाओगे तो 57 से गया 60, कितना आ जाएगा? 3 और 0.5 और, तो यानी कि 3.5। ठीक है, इंटू कितने लोगों ने ऐसा किया? 4 लोगों ने। तो कितना हो गया? 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14, यानी ये 14 का ज्यादा लेकर आया है। ये प्लस का था, ये माइनस का था, ऐड कर लो, पूरा इंपैक्ट समझ में आ जाएगा। कितना आया? कितना आया? 5.5, यानी कि 5.5 प्लस की वैल्यू यहां पर और ऐड होगी। तो अब यहां पर 7 लोग निकल गए थे, 3 का बचा। 3 का मल्टीप्लाई करके 5.5 ऐड कर दोगे, आपकी इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 3 पचे 15, 3 18 और 1 19 और 3 पचे 15 और 1 16, 169.5। और इसमें 5.5 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 175, क्योंकि ये 5.5 और ये 0.5 6 हो जाएगा, 9 6 15, 175। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x। ठीक है, और ये कितना? 10 प्लस 6 16, 16 इधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 159। देखो 10 घटाओगे तो 65, 6 घटाओगे तो 59। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, x की वैल्यू 53। यही तो हमें चाहिए था। और ये कौन सा है? 8वां। 8वें का पूछा है, 53। आगे बढ़ते हैं। एक पाइप एक टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, पाइप भी उसी टैंक को 144 घंटे में। तो ए 120 घंटे में भर रहा है, बी 144 घंटे में भर रहा है और सी उसी को भर रहा है कितने में? 180 में। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि पहले 24 घंटे के लिए सभी पाइप एक साथ खोल दिए गए। तो ये 24 घंटे के लिए सभी पाइप एक साथ खोल दिए गए। फिर इसके बाद पाइप बी को बंद कर देना है हमें। ठीक है, 24 घंटे के बाद। और फिर पाइप ए और सी सिर्फ काम करेंगे। और पूछा गया है शेष टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। कल मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखो कि इसमें कुछ ऐसी कोई राइमिंग दी गई। राइमिंग मतलब कोई ऐसा कॉमन टेबल है जो सब में है, तो ताकि आपको एलसीएम लेने में मदद मिल सके। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? टोटल वर्क, राइट? एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है, तो वर्क इसका लेंगे, कितना होगा? 12 इंटू 10, 12 दाम 120, तो इसको मैं 5 इंटू 2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये 12 इंटू 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 और 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60, यानी कि 15। ठीक है, अब इसका एलसीएम रखेंगे तो 12 और 12 तो देखो दोनों में आ गया, तो 12 इंटू 12 तो आ गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा? 15 बचा, तो एक 5 यहां पर है ही है। 12 का एक 3 इसमें चला जाएगा, तो सिर्फ 5 और लेना पड़ेगा। अगर ना समझ में आया तो आप अच्छे से करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या है? ये तो आपके थे आर। ठीक है, अब निकालते हैं इफिशियंसी, यानी कि इनका डिवाइड। तो 12 इंटू 5 इंटू 2 चला जाएगा, तो 12 और 5 चला गया, 2 से 6 में, 12 से 6 2 में भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। 12 और 12 चला गया, कितना आ गया? 5। फिर इसके बाद 12 और 15, 12 ये चला गया, 5 ये चला गया, एक 3 और जाना है, तो ये 3 इससे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4। इन सबकी इफिशियंसी ये आ गई। अब वो बोल रहा है कि ये तीनों पाइप ए बी सी तीनों अगर एक साथ चलें कितनी देर के लिए? 24 घंटे के लिए। तो ये तीनों जब एक साथ चलेंगे तो कितनी इफिशियंसी बनेगी? 6 5 11 4
15। यानी कि 15 की स्पीड से अगर 24 घंटे चलते हैं तो कितना काम कर लेंगे? 15 चौको 60, 15 दूने 30, 2 30 6 36। ये कितना है? 12 12 144, 144 और इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 और 14 पंचे 70, 2 72, 720। 720 में से 360 काम हो चुका है तो बचा कितना? 360। और ये कौन करेगा? ए और सी, बी नहीं करेगा। तो 6 4 10, आंसर इज 36 आर। क्यों? क्योंकि 360 यूनिट को काम करवाने के लिए 10 की स्पीड से कितना टाइम चाहिए? 36 घंटे। चलो आगे बढ़े। जे एक कार को 66 दिनों में पूरा कर सकता है और के उसी कार को 69 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार करें तो संपूर्ण। बहुत बेसिक लेवल का है। सिर्फ आपको ये डिफिकल्टी दिख रही होगी 66 और 69 का एलसीएम कैसे लेंगे। तो चलो देखते हैं। जे और के, ठीक है, कितना है? ये 66 है, ये 69 है। मैंने कहा फिर तोड़ लेते हैं इसको, तो ये 11 से चला जाएगा। 11 6 66, तो मतलब 2 इंटू 3, ठीक है। ये 23 23 46, 23 3 69। वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना बन रहा है? तो ये आप देखो 11 तो लेना ही पड़ेगा, 23 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक 3 दोनों जगह है तो एक 3 ले लेंगे और एक 2 ले लेंगे, इंटू 3 इंटू, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालेंगे। ये क्या था? आपके डेज थे, ठीक है। इफिशियंसी निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप देखो इन तीनों का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 23। फिर इसके बाद में 23 इंटू 3 का डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? 11 इंटू 2 यानी कि 22। क्या बचेगा? 22, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों अगर साथ में काम करें, यानी कि जे प्लस के काम करें, तो इफिशियंसी क्या बनेगी? 5 और 4 45। 45 से इसको डिवाइड करना है। तो आप देखो 45 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मैं यहीं पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। 45 3 से ये चला जाएगा कितना? 15। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 23 दूना 46, 46 इंटू 11। 11 से मल्टीप्लाई कराना आता है सबको, ठीक है। नहीं आता है तो इनको जोड़ते जाते हैं। पहले क्या रख लेंगे? 6, फिर क्या रखेंगे? 6 4 10 0, और फिर 4 बचेगा तो 4 में एक कैरी वाला 5, 506 आ गया। 506 बटे 15 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा आपका 506 बटे 15। 15 ते 45, 5 आ जाएगा, फिर 15 ते 45, यानी कि 33 वाला आंसर आ जाएगा आपका 33। पूरी कैलकुलेशन अगर आपको एक निगाह थोड़ी सी ऑप्शन में रखा करो, अगर आपने वो निकाला है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम सेव करो। समझ में आ गई बात? चल, एक दुकानदार ने 2 बैगों को 5500 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 24% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 24% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत। देखो, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पर एसपी सेम होता है। क्या होता है? सेम, यानी कि दोनों चीजों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, दोनों चीजों को समान मूल्य पर। और ये उस कैटेगरी का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार सेम, यानी कि एक बार अगर 20% का प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो दूसरी बार 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, लेकिन कीमत दोनों की एक ही होगी। कीमत दोनों की एक होगी। जैसे यहां बोल रखा है ना, एक दुकानदार 2 बैगों को 5500 में बेचता है, यानी दोनों बैग 5500 में बिके, लेकिन एक बार 24% का लाभ है और एक बार 24% की हानि है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपली क्या करो? a² बाई 100%। और इस, ये क्या होता है? ये हमेशा लॉस आएगा। क्या आएगा? लॉस। समझ में आया? तो a की जगह क्या रख देंगे? 24। 24 का स्क्वायर 576। 576 बटे 100 करोगे तो ये कट के ये 5.6% आ जाएगा, 5.76%। ये सबसे इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद जो और कैटेगरी आएंगी वो मैं किसी दिन टाइम लेकर समझा दूंगा, ठीक है। जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है। 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 6, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाए, जब भी जो भी शेषफल आता है, ठीक है, अगर उसमें बोले कि उसी संख्या को हम गुणा करा दें, वर्ग करा दें, क्यूब करा दें, आधा कर दें, तो जो शेषफल है ना, बस शेषफल के साथ वही चीज कर दीजिए। तो स्क्वायर था, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया? 36। अब इस 36 को आप क्या करिए, जो बोल रहा है कि 17 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, फिर से 17, तो बस इसी को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर 34 आ जाएगा, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्राप्त शेषफल 2। सबसे इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला, 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा, उन वो कितने परसेंट से कम है, उसी को हमने x से डिनोट किया है। तो तुम निकाल के बताओ कि कितने परसेंट कम है।
जब भी परसेंटेज निकालो तो 10 के फॉर्मेट में निकालो। किसमें? 10 के, मतलब पहले उसका 10% निकालो। 10% निकालना सबसे आसान होता है। कैसे? लास्ट से बस एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, वो 10% हो गया। तो अगर इसका 20% निकाला तो 10% निकाला, 10% कितना आया? 42। 20% 84। 42 दूना 84, राइट? तो ये तो 84 आ गया। दूसरा, इसका 40% निकालना है 530 का, तो पहले 10% निकालेंगे, कितना आया? 53। 53 का 4 गुना कर देंगे तो 40% हो जाएगा। तो 53 का 4 गुना कितना हो गया? 4 3 12, 4 पंचे 20 और 1 21, 212। अब इसको इसमें से घटा लेंगे, देख लेंगे कि भाई ये इससे कितना कम है। इससे मतलब ये बेस में रहेगा घटाने के बाद, तो इससे कितना कम है? आप देखो कि ये 100 से कितना कम है? 16। ये 100 से कितना ज्यादा है? 112। तो कितना हो गया डिफरेंस? 8 2 128 का, यानी 128 कम है किससे? 21 2 से। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे कितने परसेंट कम है। तो आप एक चीज देखो, जब भी आपको ऐसे डिवाइड करना हो ना, तो आप नीचे से फिर 10% उठाओ कि 10% इसका कितना होगा? 21.2। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। देखो ये 1% है, ये 60 है, ये 92, ये 71, बहुत दूर दूर है। तो हमने क्या किया, ये देखेंगे कितनी बार जा रहा है। 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 126। देखो बिल्कुल मतलब 6 के आसपास जा रहा है। 6 मतलब 60%, यानी कि ये 60, क्योंकि ये 10 की वैल्यू है, अगर 6 बार जाएगा तो मतलब 60% बनेगा। तो 60 के आसपास, यानी 60 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। 60 से थोड़ा सा बड़ा एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप मल्टीप्लाई करके 100 करके पूरा आंसर आप निकालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ सही तरीके बताने आया हूं कि देखो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 15 24 30 से विभाजित करने पर शेषफल न रहता है। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से करिए। ठीक है, ऑप्शन से करिए। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको मिल जाएं तो फिर आप रेगुलर वे में जाइए, क्योंकि ऑप्शन चेक करने में आपको सिर्फ एक नंबर उठाना है, उससे ऑप्शन चेक करना है, बात खत्म हो गई। मैंने 10 उठाया, सबसे आसान। ठीक है, डिवाइड करना चालू किया तो लास्ट के डिजिट डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा। 10 अट्ठे 80, 7 मिलेगा। 10 सत्ते 70, 3 मिलेगा। 10 अट्ठे 80, 9 मिल जाएगा। 10 अट्ठे 80 पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब यही वाला है। एक बार और क्रॉस चेक मार लो, अदरवाइज यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? बाकी मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में अगर ऐसा है तो आप इसी से करो, बस खत्म काम। पूरा टाइम सेव करो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर ने आपको ऐसा करने का मौका दिया है तो उसे लो। समझ में आ गई बात? इट इज अलाउड, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि गलत है। चलो आगे बढ़े। अब इसमें क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको सबको पता होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो क्या बनती? 4 बार 9 9 रख दो। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद बोल रहा है कि इन सब से विभाजित करने पर, तो जब इन सब से विभाजित करने पर होता है तो इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो मैं क्या करता हूं, सबसे बड़े नंबर से उठाता हूं। बड़ा नंबर क्या है? 30। 30 मतलब 15 और 2, 15 दूनी 30, 15 आ गया। 24, 24 में 8 तिरका 24, 3 तो इसमें आ गया। अब इसके बाद में 24, 8 बचा। 8 बचा तो मैं इस 2 को हटा के 8 रख दूंगा। समझ में आई बात? क्या रख दूंगा? 8। 24 भी हो गया, 15 है ही है। 12, 12 क्या होता है? 4 3 12, 3 इसमें है, 4 इसमें, हटा दो। 10 क्या होता है? 5 दूना 10, तो 2 इसमें है, 5 इसमें। 15 अट्ठे 120, ये आपका एलसीएम हो गया। समझ में आ गई बात? 120 से फटाक से इसको डिवाइड कर दो। कितने को? 1000 को। कितना आ रहा है? 12 नवैया 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 मतलब 960। कितना आया? 40 बचा। अब इसमें से 40 नहीं घटाना है। घटाना क्यों नहीं है? आप देखो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी है, और ये सबसे छोटी 4 अंकों की। अगर इसमें 40 घटा दोगे तो ये 4 अंकों की कहां होगी? 3 अंकों की हो जाएगी। इसलिए घटाते नहीं है, इसमें जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कितना? अब जब ये पूरा पूरा विभाजित होनी है तो इसका मतलब है कि हम 120 से एक बार और चला जाए तो क्या करें? कितना नंबर जोड़ें कि 120 से और चला जाए? तो आपको दिख रहा होगा कि 80 और जोड़ दो भाई, 80 और जोड़ दो, यानी कि नंबर क्या बन जाएगा? 1080। अब हमें चाहिए कि 9 शेषफल हमेशा रहे। तो ये तो चाहे जिस नंबर से आप डिवाइड करो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जितना भी आपको एक्स्ट्रा रिमाइंडर चाहिए वो और जोड़ दो, वही आपका नंबर हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन मैं फिर कहूंगा पूरा टाइम सेव करो, इसमें तुरंत ऑप्शन से करो, खत्म काम। आगे बोल रहा है 57 111 0 1 3 2 को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल। आपको पता है कि अगर 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि उसका अगर सम, नंबर का सम, सम मतलब जोड़, अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम वही कर लेते हैं। 5 7 12,
12 एक 13, 13 एक 14, 14 एक 15, 15 एक 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 18 प्लस 3 21, तो वही 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। खत्म का। आगे बढ़े। चल, एक व्यक्ति ने 2250 को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% के ब्याज पर निवेशित किया, ये और फिर 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपए निकाल लिया। ये ब्याज आ गया, ठीक है, दोनों तरीके से इन्वेस्ट करने पर। देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आपने वो जो क्या कहते हैं मुर्गियों वाला और क्या कहते हैं बकरी वाला क्वेश्चन किया होगा ना, 2 टांगे और 4 टांगे वाला, मैं उसी तरीके से कर दूंगा इसको। मैं मान लूंगा कि पूरा पैसा मैंने 15% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो 2 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल में 15 तो 2 साल में 30%, तो यानी 2250 का मुझे 30% चाहिए। तो 2250 का 10% कितना है? 10% इतना है 22,500 का। तो 2250 10% और इसका 3 गुना कर दो, तो 0 3 5 3 15, ठीक है, और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 6750 रुपए मेरा ब्याज बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि इतना बनेगा, कितना? 6425। समझ में आया? तो ये घटा दो, कितना आया? ये मतलब कितना ज्यादा बन गया, तो देख लेते हैं। 325 ज्यादा बन गया। क्यों ज्यादा बना? क्योंकि एक हिस्सा इसका 12.5% पे उठाया गया था और हमने उसको हटा के निगलेक्ट करके 15 पे पूरा हटा दिया। तो आप देखो कि हमने बढ़ाया कितना इसको? 2.5, यानी कि 2.5% हमने बढ़ाया। 2.5% कितने? 1 साल के लिए बढ़ाया। 2 साल के लिए टोटल कितना बढ़ा दिया हमने? 5%। इसका मतलब ये 5% की वैल्यू है, यानी कि 5% बराबर कितना हो गया? 3225। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 25 और 0 0। 5% की थी, 100 मतलब और 2 जीरो और ऐड करेंगे, यही 6500 आपका आंसर हो गया। अब इसमें करते क्या है कि अगर आपने इस वाले को उठा के सॉल्व किया तो आंसर पहले वाले का आएगा, यानी रकम पहले वाली। अगर इसको उठा के सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आएगा। समझ में आ गई बात? किसी को भी पहले उठा के सॉल्व कर सकते हो आप, प्रोसेस यही है। देख लो कितने कम में कर दिया। आप एक्स मान के करते तो कितना टाइम लगता आपको, राइट? एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात इतना है। यदि पुरुषों की संख्या में देखो फिर वही 30%, ठीक है, 40%, ठीक है। मैं कह रहा हूं 10% का इस्तेमाल करके करो, आपके पेपर के हिसाब से बेस्ट है ये। आप बहुत कम कैलकुलेशन करोगे और जब आप कम कैलकुलेशन करोगे तो कम एरर भी आएगी। तो ये क्या बोल रहा है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल का क्या रेशियो है? मेल फीमेल है, हम मेल फीमेल है, 24-25, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 40 की वृद्धि, देखो जब भी ऐसे वृद्धि करनी होती है ना हमें और रेशियोज में नंबर होते हैं तो उनको हम अपनी सुविधा अनुसार 0 बढ़ा लेते हैं। और ये जरूरी नहीं कि 1 0, आप 2 बढ़ा लो, 3 बढ़ा लो, लेकिन हमें दिख रहा है कि 1 0 मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया? तो इस वजह से मैंने सिर्फ 1 0 बढ़ाया। अगर ये 1 में नहीं होता तो मैं 2 0 बढ़ा लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आया? मेरा बस काम होना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब बोला पुरुषों की संख्या में 30%, इसका 30% बढ़ाना है। 10% कितना होगा? एक अंक बाद दशमलव, यानी 24। 10% की वैल्यू 24 है तो 30, इसका 3 गुना 72। 24 गुना 48, 24 का 72। अब इसके बाद में आते हैं 40% की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 40 पॉइंट लगाएंगे, 10 आ जाएगा। 10% की वैल्यू 25 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। अब इसको ऐड कर दो। तो वो क्यों? क्योंकि उसके पूछ रहा है कि इसके बाद में दोनों का नया अनुपात क्या होगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 और ये 3, और ये कितना हो जाएगा? 350। देखो किससे कट रहा है? 2 से तो कट ही रहा है, 2 से काट दो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 156। और किसी से कटेगा? आई डोंट थिंक। आंसर आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है, और फिर इसके बाद में इस क्रय मूल्य वाली वस्तु को अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो अंकित मूल्य क्या है? जैसे आप बाजार में जाते हो, आपने पूछा भैया कितने की चीज है, भैया कितने की चीज है, उसने बोला 500 की, यही अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति ने इस चीज का प्राइस 500 कर रखा है। अगर वो ये बात बोलता है कि भैया 500 की चीज है, हम आपको 400 में दे देंगे, अब ये अंकित मूल्य हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया।
अगर वो ये बात नहीं बोलता है तो यही अंकित मूल्य है, यही सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, यानी इतने की ही चीज उसने बताई थी और इतने की चीज ही उसने बेची, दोनों बातें सेम हो गई। समझ में आ गई बात? इसको कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अभी और भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक एक कॉन्सेप्ट पिक करके आपका बहुत अच्छी ग्रोथ करा दूंगा और आपको खुद समझ में आएगा इस बात को। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होता है कि आप दुकान पर जाओ और उससे पूछो कि भैया कितने की चीज है, वो जितने का बता दे या जितना उस प्रोडक्ट में लिखा हो। ठीक है, जैसे क्रोमा में आप गए, आपने देखा कोई भी मोबाइल वगैरह, उसमें लिखा है प्राइस कितना 50,000, तो वो 50,000 उसका एमआरपी हो गया। एमआरपी इज अंकित मूल्य। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो एमआरपी था, मार्क प्राइस, उस पर क्या किया, 20% की छूट दे दी, फिर इसके बाद में 15% का प्रॉफिट तब भी हो गया। अब बोल रहा है कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस इतना है तो बताओ उसका अंकित मूल्य। हमसे प्रोसेस उल्टा करने को कह रहा है, तो हम कर देंगे उल्टा, हमें क्या प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, 21,200, ये उसका सीपी है। अब इस पर हमें चाहिए 15% प्रॉफिट। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, मैं फ्रैक्शन वैल्यू में बहुत कन्वर्ट करता हूं। फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो प्रॉफिट होगा 3 का, तो कितना हो जाएगा 23/20। अब 20% का डिस्काउंट दिया था हमने, कब, ऊपर से नीचे आने पर डिस्काउंट दिया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो डिस्काउंट दिया था 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/5, यानी 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू बनेगी 4/5। अब बताओ यहां पर 4/5 रखा जाए कि 5/4। आप ये देखो कि डिस्काउंट होने के बाद में ये इस रेट पर हमने चीज बेची है डिस्काउंट करने के बाद, तो इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू रही होगी। तो डिस्काउंट की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। बस सॉल्व कर लो, 5 चौको 20, ठीक है, 4 से काट दो, ये 2 जीरो, 100 इसको कंसीडर कर रहा हूं, ये 25 आ जाएगा। 4 से इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 3 12, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था जब भी 25 आ जाए तो उसको क्या कर देना है, 100, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू 23। अब 23 का सिर्फ 53 में मल्टीप्लाई करो, 4 का डिवाइड करके 0 बढ़ा लो, बस आंसर हो गया। 23 दूना 46, 23 तिरका 69, ठीक है, 6 आ गया। 23 पंचे 115, 115 6 121, और डिवाइड बाई 4 और 2 जीरो, डिवाइड कर लो, 4 3 12, 0, 4 चौको 16, 304 किसी में आ रहा है, ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। देखो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बार बार ये नहीं कहूंगा आप सब लोग आ जाइए जुड़ जाइए, वो तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो सब आप खुद ही करोगे। ठीक है, चलो वैसे भी आपका 50 दिन के आसपास है, मैं 50 दिनों में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिलीव मी। आप आएंगे तो खुद ही पेपर के बाद बताएंगे कि भैया कमाल हो गया। चलो, एक मोबाइल इतने रुपए में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब है कि इतने में बेचा तो इसमें 55% प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं, 55% प्रॉफिट इसमें निहित है कि नहीं, मतलब इसको 155% पर आपने बेचा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि इसे इतने में बेच दिया जाए तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हम इसके लिए पहले इसका सीपी निकालें कि इसकी कीमत क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो आप देखो फिर वही 55% था, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 55/100 करोगे आप। ठीक है, 55/100 डिवाइड कर दोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि 31 की चीज बेची है, 20 की थी। नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये प्रॉफिट या लॉस हो जाता है जो भी क्वेश्चन में बोले। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया, प्रॉफिट था 31, इसका मतलब है 33,170/31। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट की वैल्यू थी, ये प्रॉफिट की वैल्यू है, दोनों सेम हो गई, एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया। अब सीपी चाहिए, सीपी कितना है 20, ये मिल गया हमें सीपी। समझ में आ गई बात? अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना थी, फिर हम कंपेयर करा लेंगे कि अगर 10,700 में बेचा जाए तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। चलो डिवाइड करते हैं, 31 एकम 31, 2 बचेगा, 217, 0 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, 21, 21 से भाग नहीं जाएगा तो 0 कर लेंगे, और फिर 217 बचेगा, तो 217 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7, 7 त्रिका 21, 7 बार चला जाएगा, 107। ठीक है, और ये एक 0। अब एक चीज देखो, यहीं पर ऑब्जर्व करो, इसका 0 हटा के अगर मैं यहां लगा दूं तो ये क्या दिख रहा है आपको, 10,700। 10,700 का दोगुना अगर आप करोगे तो हमें क्या मिलेगा, दोगुना करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब है हम चीज 10,700 को बेच रहे हैं, यानी आधे की बेच रहे हैं। आधे की अगर कोई चीज बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि नुकसान, नुकसान होगा, और कितना होगा, 50% का।
आधा मतलब 50%, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया, 50% का लॉस। लॉस समझ में आ गई बात? सॉल्व करने की जरूरत है भाई, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, और इसके बाद में इसमें 10,700 घटाना, और फिर 10,700 के बटे में करना। इतनी करने की क्या जरूरत है? आप देखो मिड प्रोसेस में ही दिख गया आपको। भाई एग्जामिनर जो भी वैल्यूज चूज करता है ना, उसका अपना एक पर्पस होता है उन वैल्यूज को चूज करने का, कि आपको पेपर, अगर आपने सही तरीके से अभ्यास किया है सही अप्रोच के साथ, तो आप पेपर को उतनी ही स्मूथली करोगे। लेकिन कोई आपको सही से दिखाए तो कि देखो पेपर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहाड़े, क्यूब, स्क्वायर ये आपको तैयार होने चाहिए, नहीं है तो मैं कल के वीडियो में बता दूंगा कि यहां तक के कैसे कैसे तैयार करने हैं, वो बता दूंगा। ये शायद ना बता पाऊं कैसे तैयार करने हैं, पर ये बता दूंगा इतने इतने ये तैयार कर लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो ये 1089 है। देखो 1089 33 का होता है, तो रूट लेना है तो 3.3 आ जाएगा। ये क्या है? 2116। अब ये चीज देखो 2116 है, आपको 2116 समझ में आ रहा है? ये लास्ट का मैं 16 देख रहा हूं, तो 4 चौको 16 करते हैं, 25 से घटाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 25 से घटाया तो इसका मतलब ये 46 की वैल्यू है, 4.6 है ना। ये 23 की है, 529 अभी आया था। फिर इसके बाद ये कितने की है? देखो 64 का होता है 4096, 64 से बड़ा है और लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब ये 6.6 रहा होगा, यानी 66 रहा होगा। समझ में आया? अब इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1089 3.3 इंटू ये कितना 2116, ये 46 था 4.6, डिवाइड है ये कितना हो जाएगा 2.3, ये कितना हो जाएगा इंटू 6.6। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे बॉड मॉस के अकॉर्डिंग, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 6.6। अरे आपका ये करने की जरूरत ही नहीं है, देखो दे रखा है 43.56, अभी तो हमने निकाला ना 6.6 का, उन्होंने वैल्यू दे रखी है, क्या करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, कल भी हम लोगों ने किया था, और इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है? योगफल का फार्मूला हो जाता है क्या? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और मैंने कहा था कि आप इतने को केवल सॉल्व कर लो, इसी में आपका आंसर मिल जाता है। आप ये देखो हर एक में वैल्यू सिमिलर है, हर एक में वैल्यू सिमिलर है, राइट। तो इसको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, अंदर को वो छेड़ता ही नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। ए तो गिवन है, पहला पद। ए क्या है? पहला पद। आर निकालना है, तो मैंने बताया था आर कैसे निकालते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? आर कॉमन डिफरेंस, यानी कि पहले पद में किस चीज का गुणा करके दूसरा पद लाया गया है, बस वही देखना है। तो दूसरे पद से पहले पद को डिवाइड कर देते हैं, तो आप 11/25 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11/5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 11, और 5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड 5 11, तो कितना आ गया? 1/5। आर 1/5 आ गया। वैसे आप खुद ही देखो कि इसको आप जब इससे देखो तो थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो। ये 11 का 11 सब में बराबर है, नीचे सिर्फ 5 का, यानी कि 1/5 आर हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब ए की वैल्यू 11/5 अपॉन में इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 1 माइनस 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 यहां आ जाएगा, 1 घटेगा, 4/5 आ जाएगा, है ना। 4/5, तो मैंने इसको 4/5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कट गया, 11/4 आंसर आ गया। 11/4 आपका आंसर। आगे बढ़े। यदि एक आदमी 55 किलोमीटर पर आवर की बजाय 55 किलोमीटर पर आवर की बजाय 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी जगह पर इतनी स्पीड से गाड़ी चलाए तो 92 किलोमीटर अधिक चला जाएगा। 92 किलोमीटर। भाई आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा दूरी कवर कर लोगे, बस वही बात बोल रहा है वो। ठीक है, वह अगर इतनी स्पीड की चाल से यात्रा तय करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो हमें दूरी निकालनी है। तो आप एक चीज देखो, हमने स्पीड 1 घंटे में कितनी बढ़ाई है? 1 घंटे में हमने बढ़ाई है 4 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? इतनी। तो अगर 1 घंटे में हम 4 कवर कर रहे हैं, तो बताओ 92 कितनी देर में कवर करेंगे? 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी कि 23 घंटे में, यानी कि 23 घंटे टोटल चला गया है। तो 23 घंटे अगर टोटल टाइम है चलने का, तो बताओ 59 के हिसाब से कितनी देर में चल लेंगे? 59 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा?
खाली यूनिट डिजिट से बात नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 23 पंचे 115, 23 छक्का 23 सत्ते 108, 23 84, 23 9 207, 7 आ गया 20, 23 पंचे 115, ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 135 आंसर। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में भिन्न मूल वर्ग के एक सेकंड करना क्वेश्चन, मैं अभी एक बॉक्स में भिन्न मूल वर्ग जैसे 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं जिनका मूल्य 315 है। ठीक है, सभी मूल वर्ग के सिक्कों की समान संख्या है, यानी कि सब एक जैसे सिक्के हैं। मतलब अगर 10 10 मतलब 10 एक के हैं तो दूसरे के भी 10 हैं, तीसरे के भी 10 हैं। ठीक है, और बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिलीव मी। आप सबसे पहले ये देखिए कि सिक्के की क्वांटिटी मतलब किस किस तरह के सिक्के हैं। तो जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं तो मैंने 50 लिख दिया, ये 50 पैसे के सिक्के हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 रुपए के सिक्के, तो ये 1 रुपए के सिक्के हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 रुपए के सिक्के, तो ये 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बोल रहा है इनको अगर मैं काउंट करूंगा जितने भी होंगे तो वो टोटल जो कीमत बन रही है उनकी वो 315 बन रही है। कितनी बन रही है? 315। समझ में आया? लेकिन बोल रहा है कि सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। तो सिक्कों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है कि उनके नंबर ऑफ कॉइन्स की सिक्कों की मात्रा 1:1:1 है। तो अगर अब मैं कीमत निकालूं, 50 पैसे का एक सिक्का है तो कीमत कितनी बनी? 0.5। 1 रुपए का एक सिक्का है तो कीमत कितनी बनी? 1 रुपए। 2 रुपए का एक सिक्का है तो कीमत कितनी बनी? 2 रुपए। इन सबको ऐड कर दो तो कितना बन गया? 2 1 3, 3.5। हमारे हिसाब से टोटल कीमत बन रही 3.5, उनके हिसाब से कितनी बन रही है? 315। 315 पॉइंट हटा के एक इधर जीरो बढ़ा लो, देखो कितनी बार जाएगा? लगभग 10 नहीं 9 बार। 9 से 9 पन्ना 45, 9 त्रिका 27, 4 315 31। ठीक है, तो ये 9 बार जाएगा यानी कि 90। एक यूनिट की वैल्यू 90 है और ये देखो एक यूनिट ही तो है, यानी कि सारे सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 90 90 90। तो हमसे पूछ क्या रहा है? बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो चाहे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे चाहे 2 की, सबकी कितनी हो गई? 90। चलो, आई थिंक खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसको करिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर बताइएगा कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और प्लीज कंटिन्यू। आप सिर्फ 10 से 12 क्लासेस करके देखिए, मैं आपको पक्का मतलब यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप खुद ही, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।